हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अ, हमारा थर्ड पार्ट ऑफ अवर जनवरी करंट अफेयर सीरीज ऑफ 2025। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डब्ल्यूपीआई बेस ईयर रिवीजन। ठीक है, इसमें जो है गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसके जो चेयरपर्सन जो है वो है प्रोफेसर उमेश चंद, हु इज द मेंबर ऑफ द नीति आयोग। एंड दे विल डिसाइड ऑन दीज पैरामीटर्स, जिसमें सबसे पहले है कि ये सजेस्ट करेंगे कि जो कमोडिटी बास्केट ऑफ डब्ल्यूपीआई एंड पीपीआई, पीपीआई इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में आपको अभी बताऊंगी कि इनका जो बेस ईयर है दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं। एंड ये जो 2011 और 12 वाला है ये थोड़ा पुराना हो गया है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, इन्फ्लेशन जो ऊपर नीचे हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो है या उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें ये सब चीजें वो डिसाइड करेंगे। और जो हमारा डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है, और ये क्या रिव्यू करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्राइस कलेक्शन एंड सजेस्ट द चेंजेस फॉर द इम्प्रूवमेंट, कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी टू बी अडॉप्टेड बाय, कि किस तरीके से हम कौन से मेथड यूज करके इनको कैलकुलेट करेंगे, एंड वेरियस अदर थिंग्स। ये सारा जो है ये वर्किंग ग्रुप जो है ये डिसाइड करेगा। नाउ द इम्पोर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव इज दैट कि ये जो वर्किंग ग्रुप जो है इसके चेयरपर्सन कौन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये क्या होता है, इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है? एंड हाँ, जो वर्किंग ग्रुप है इनको अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो 18 मंथ्स दिए गए हैं, तो वो इनको सबमिट करनी है किसको? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है? ये भी ध्यान में रखना कि सबमिट रिपोर्ट करेंगे ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर एंड विदिन 18 मंथ्स। ठीक है? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है? देखो, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। इसमें क्या है कि सपोज़ मेरी एक फैक्ट्री है, मैं अपनी फैक्ट्री में जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है? गुड्स प्रोड्यूस हुए, उसके बाद मैं बल्क में गुड्स को बेचूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सपोज़ कि मैं टी-शर्ट्स जो हैं, उनको मैन्युफैक्चर करवा रही हूँ अपनी फैक्ट्री में। जब वो टी-शर्ट्स मैन्युफैक्चर होंगी, वो उनका जो बल्क में, ठीक है? जैसे आई एम नॉट गोइंग टू सेल वन पीस ऑफ द टी-शर्ट ना, तो मैं क्या करूँगी, वो जो पूरा जैसे जत्था जाता है ना, जैसे पूरा एक प्रॉपर बंडल जाता है। तो बंडल को क्या करूँगी आगे होलसेलर्स को जो है वो सॉरी लेंड आउट कर दूँगी, ठीक है? उनको बेच दूँगी, ठीक है? अब जो होलसेल वाले होंगे, वो मेरी फैक्ट्री से सामान उठाएँगे, ये टी-शर्ट्स का जो बंडल है इसको उठाएँगे और ये रिटेलर्स को आगे बेच देंगे। रिटेलर मीन्स कि जो लोकल शॉप्स रहती हैं। ठीक है? इसको ध्यान से समझिए कि पहले सबसे पहले एक फैक्ट्री है, वहाँ पे सामान बन रहा है। उसके बाद जो है होलसेल, होलसेल क्या करता है कि बल्क में क्वांटिटीज़ के साथ डील करता है। दे दे डू नॉट डील विथ कि 1 टी-शर्ट उठा ली या 2 टी-शर्ट्स ले ली, नो। वो पूरा बल्क में उठाएँगे एंड फिर वो आगे रिटेल में सेंड करते हैं। जो रिटेल वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से 4 ली, 5 ली, तो वो अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है? नाउ अब हम बीइंग कंज्यूमर जो हैं, कंज्यूमर किसके पास खरीदने जाते हैं? हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम रिटेल शॉप से जो है वो परचेज करते हैं, क्योंकि वी नीड ओनली वन टी शर्ट ना। अब इतनी सारी टी शर्ट्स का हमने क्या करना है? ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पहले कैसे टी शर्ट जो है वो फैक्ट्री से होते होते एक कंज्यूमर तक पहुंचती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये क्या होता है। ठीक है, देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहले फैक्ट्री से जो है गुड्स जो जाएँगे होलसेलर्स के पास, तो कितने प्राइस में उनको गुड्स मिल रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी मंथ में उन्होंने एक टी-शर्ट्स का लॉट उठाया, एक बंडल उठाया, वो पड़ा उनको ₹500 का, ₹500 का एग्ज़ाम्पल ये समझते हैं इसको, ठीक है? फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ वो उनको 510 का पड़ा। वो सेम टी-शर्ट जो पिछले महीने उन्होंने 500 की खरीदी थी, वो 510 की हो गई। अगले साल इन द जनवरी मंथ वो उनको पड़ रही है, लगा लो ₹600 की, ठीक है? तो ये ₹100 जो है ये प्राइस राइज़ कर रहा है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो प्राइस जो है वो लेट अस सपोज़ कि 650 तक जा रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर 700 तक जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन, कि साल दर साल या महीने दर महीने कितनी जो है प्राइस राइज़ कर रहा है। इससे क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकालेंगे फ़ॉर्मूलाज़ लगा के, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो इन्फ्लेशन है, वो कितनी हो रही है। अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट विल ट्रैक कि जो प्राइसेस तो हैं ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? जब गवर्नमेंट देखेगी कि महँगाई ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी मेजर्स लाएगी।
ठीक है? ताकि प्राइस जो है वो थोड़ा रिड्यूस कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सके। इसीलिए इन इंडेक्स को जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है टू चेक द इन्फ्लेशन। ठीक है? अब एक और इसमें डाउट हो सकता है, तो इससे क्या हो गया अगर प्राइस राइज़ करें? क्योंकि देखो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर को भी तो महँगा मिलेगा ना। अगर होलसेलर जो टी-शर्ट्स पहले 500 की खरीद रहा था और अगर आज वो 700 की खरीद रहा है, तो दैट मीन्स कि वो उसको ज़्यादा महँगी पड़ रही है। और जब वो कंज्यूमर तक जाएगी, अब वो आपको तो 700 की एक टी-शर्ट नहीं देगा ना, वो ऑब्वियसली अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, अपना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा के 1000 तक आपको बेचेगा ना। तो दैट मीन्स जो टी-शर्ट आप पहले 800 की खरीदते थे, नाउ यू हैव टू पे रुपीज़ 200 एक्स्ट्रा, दैट मीन्स यू आर पेइंग रुपीज़ 1000 ना। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट जो है इन इंडेक्सेस को क्या करती है, ट्रैक करती रहती है, सो दैट कि इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल में किया जा सके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इनमें क्या फ़र्क रहता है। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मीन्स होलसेलर जो है या जो बिज़नेसेस पे कर रहे हैं फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स उठाने में, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो होता है जो रिटेल स्टोर्स पे होता है कि एक्चुअली जो है कंज्यूमर कितने पैसे जो है वो पे कर रहा है एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा-सा इसमें जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, कि देखो ये ट्रैक करता है कि होलसेल लेवल पे बल्क मटेरियल जो है वो कितना खरीदा जा रहा है, और ये करता है कि रिटेल लेवल पे एक प्रोडक्ट का, क्योंकि कंज्यूमर यूजुअली जो है अगर वो बहुत सारा लॉट होगा तो वो इतनी सारी टी-शर्ट्स नहीं खरीदेंगे, वो एक ही खरीदेगा उसमें से। तो जो सिंगल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर खरीदते हैं उसके उसका प्राइस जो है वो ट्रैक करता है। देन ये इम्पैक्ट करता है बिज़नेसेस और मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली होलसेलर्स जो हैं वो इनमें डील करते हैं। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हाउसहोल्ड्स को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वेजिटेबल्स का प्राइस राइज़ होना या कोई भी ग्रोसरी बिल अगर आपका बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली जो हाउसहोल्ड्स को है उनको इम्पैक्ट करता है क्या? सीपीआई। नेक्स्ट इन्फ्लेशन सिग्नल, सबसे पहले होलसेल, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, तो ऑटोमैटिकली जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक अर्ली इंडिकेटर भी है इन्फ्लेशन के लिए। देन सर्विसेज, सबसे बड़ी बात, सर्विसेज जो हैं वो सीपीआई में कैलकुलेट होती हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है वो सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये एक मेजर डिफरेंस है, और ये यूपीएससी में भी एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डज होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्लूड द सर्विसेज और नॉट। तो इसका ध्यान रखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंपली। Now it is used by WPI is used by the government policy makers and the businesses to predict the inflation trends simply, and this is used by the CPI, mostly used by the RBI to set the interest rates, adjust the wages and the pensions. तो इस तरीके से जो है ये इनका डिफरेंस है। नाउ ये एग्जांपल है, ये जस्ट आप ये मैंने इसलिए डाले हैं सो दैट यू विल राइट गुड सम गुड आंसर्स इन द मेंस। आप जैसे मेंस में डाल सकते हो कि डब्ल्यूपीआई जो है एंड देन सीपीआई को अगर ऐसे अगर आप लिखोगे तो इट विल मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दीस हियर। नाउ दिस इज आल्सो अ प्रीलिम्स पॉइंटर कि जो डब्ल्यूपीआई है वो रिलीज कौन करता है। इट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, जो किसके अंडर आता है? द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, अब इसमें क्या-क्या कौन-कौन से गुड्स कैलकुलेट होते हैं? सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी आर्टिकल्स, देन वी हैव फ्यूल एंड द पावर, देन वी हैव मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। फिर आगे उनके सब ग्रुप्स दिए गए हैं, जैसे कि फूड, प्राइमरी में आ गया फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फ्यूल एंड पावर में जैसे कोल, मिनरल ऑयल्स एंड द इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चर्ड में अगेन देयर आर 22 सब ग्रुप्स। तो ये ये आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको याद कर सकते हो, और ये याद करना है, ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये क्या है? ठीक है? ये भी जो है ये मूवमेंट जो है वो ट्रैक करता है किसकी? प्राइसेस की, रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ओवर द टाइम। मतलब जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो हैं उनको कितने में गुड्स जो हैं वो मिल रहे हैं। मतलब इट इज सिमिलर टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स। डिफरेंस इज कि जो बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वहां पे होलसेल प्राइस के इंडेक्स की जगह इसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो कहते हैं। प्लस इसमें एक ये थोड़ा एडवांस है, क्यों? क्योंकि इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड रहती हैं। फिर उसके बाद जो है ये ट्रैक करता है प्राइसेस को एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक रॉ मटेरियल लेवल पे, देन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल स्टेज पे। तो बस इतना सा डिफरेंस है होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो सिंपली जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इंडिया में, इसको बाहर की कंट्रीज में जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। प्लस जो है इसमें ये थोड़ा आज के टाइम का है, मॉडर्न है थोड़ा, इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड है, और ये ट्रैक करता है प्राइस इंडेक्स को एट द वेरियस लेवल्स
ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस पे। देन उसके बाद जो है ये थोड़ा टैक्सेस वगैरह को भी इंक्लूड करता है, जो आज के जो मॉडर्न टैक्सेस हैं, जीएसटी वगैरह। तो इसलिए थोड़ा एडवांस माना जाता है। और जो वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, यहाँ पे भी बात चल रही है कि हम जो डब्ल्यूपीआई है उसको रिप्लेस किया जाए पीपीआई से। ठीक है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। देन ये डब्ल्यूपीआई आ गया कि बल्क गुड्स को जो ट्रेड होता है बल्क गुड्स में, ये उनके प्राइसेस को ट्रैक करता है। फिर पीपीआई थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, अलोंग विद स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट लेवल्स पे ये प्राइस ट्रैक करता है। देन सीपीआई अगेन जो एंड कंज्यूमर जो है वो पे करता है। नाउ द रीजन इज कि क्यों जो है डब्ल्यूपीआई को पीपीआई से रिप्लेस करना चाहिए। बिकॉज देखो, मल्टीपल काउंटिंग बायस, ठीक, कि जो ये है हमारा डब्ल्यूपीआई है, इट हैज इनबिल्ट बायस ड्यू टू मल्टीपल काउंटिंग रहती है, सेम प्रोडक्ट की हो जाती है। देन इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। जो नए टैक्सेस आए हैं, जो न्यू डब्ल्यूपीआई सीरीज कंसीडर ओनली द बेसिक प्राइसेस, तो ये टैक्स, रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट्स, ये सब उसमें इंक्लूड नहीं रहता है। देन उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ पीपीआई की, इसमें हाँ कि ये थोड़ा बेटर है। इसीलिए जो है वो बात चल रही है कि ये जो हमारा डब्ल्यूपीआई है, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द पीपीआई। ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। देन अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए। ठीक है, यूजुअली रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। तो उसके लिए एक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लाई है गवर्नमेंट ने, कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उन्हें हॉस्पिटल में जो अगर कोई भी लेके जाएगा, या तो वो खुद उनका कोई रिश्तेदार ले जाएगा, या कोई भी गुड समैटेरियन अगर उनको ले जाता है, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा दैट शुड बी कैशलेस ट्रीटमेंट। मतलब जैसे स्कीम्स रहती हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, तो जैसे लोगों ने एनरोल किया होता है, उसी से रिलेटेड ये भी एक स्कीम है। हाँ, तो इसको डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यूपीएससी के लिए क्या-क्या पॉइंट्स रेलेवेंट है, ठीक है? और हाँ, जैसे रोड एक्सीडेंट, रोड सेफ्टी, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं। प्लस अभी तक कोई मेजर स्पेसिफिकली इस पे क्वेश्चन आया नहीं है। बट अगर इन फ्यूचर जो है अगर आ जाए, ठीक है? तो वेरियस डिक्लेरेशंस या कन्वेंशंस रहती हैं यूएन की, उसमें भी ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो मैंने क्या किया है, एज़ अ थोड़ा-सा डेटा इसमें इंक्लूड किया है कि आपके पास थोड़ा रेलेवेंट डेटा हो, सो दैट कि अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप 2-3 पॉइंट्स तो एट लीस्ट जो है वहाँ पे एग्ज़ाम्पल देके लिख सको कि इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रहा है, या क्या-क्या डेटा दे सकती हूँ, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वेरियस डिक्लेरेशंस कौन-सी है जो इनके बारे में बात करती हैं, तो उसके बारे में बताया। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले ये स्कीम लाई क्यों गई? क्योंकि बिकॉज़ इंडिया जो है वो एक सिग्नेटरी है टू द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो फरवरी 2020 में हुई थी, जिसमें हमने गोल रखा था कि हमने रिड्यूस करना है रोड एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ और इंजरीज को बाय 50% बाय 2030। 2030 तक ये जो एक्सीडेंट्स हैं, ये जो इंजरीज होती हैं एक्सीडेंट की वजह से, दे हैव टू बी रिड्यूस्ड बाय 50%। ठीक है, कब तक? बाय 2030 तक। देन जो है टू रिड्यूस द फैटलिटीज ओइंग टू द रोड एक्सीडेंट्स एंड टू फैसिलिटेट द विक्टिम्स ऑफ सच एक्सीडेंट, इट इज इम्पेरेटिव दैट मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो एक टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड की जानी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब टाइम इमिडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट अकर्ड। उस टाइम पे अगर हम एक किसी विक्टिम को अगर हॉस्पिटल पहुंचा दे, या वहां पे ही सीपीआर वगैरह कुछ प्रोवाइड करवा दे, थोड़ा सा मेडिकल एड दे दे, जिससे उसकी जान बच सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कीम को जो है वो लाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है जजमेंट दी थी इन परमानेंट कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि हर एक जो इंजर्ड सिटीजन है, दैट शुड हुएवर शुड ब्रॉट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको इंस्टेंटेनियसली जो है वो मेडिकल एड दी जानी चाहिए। यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं जाइए पहले मेडिकल करवा के आइए, क्योंकि एक्सीडेंट केस रहता है तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो देयर आर सो मेनी एंगल्स। तो रादर देन गोइंग थ्रू दिस पेपर वर्क को छोड़ के उसको इमीडिएटली जो है वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इवन लॉ कमीशन ने भी जो है इस पे बात की हुई है। एंड यस, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो 162 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की जो सेक्शन है, उसमें जो है इस प्रोविजन को डाला गया है कि जो कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए विक्टिम्स के लिए। देखो, जो सेक्शन 162 है वो बोलती है देयर शुड बी अ कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द विक्टिम्स। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है। मतलब ऐसे सिंपल याद रख सकते हो कि एमवी एक्ट के तहत भी जो है ये एक प्रोविजन है। ठीक है, सबसे पहले जो है इसके फीचर्स क्या हैं, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो है वो आपको पूछ सकते हैं, कि अभी तो वैसे ये पायलट बेसिस पे स्कीम लॉन्च की है,
बट अगर आगे फ्यूचर में जाके ये अप्रूव हो जाती है, तो आपके लिए जो है मे बी क्वेश्चन आ जाए, तो आपने इसके फीचर्स याद रखने हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहला देखियो कि कोई भी विक्टिम जो रोड एक्सीडेंट का है, ठीक है? कॉज्ड बाय एनी मोटर व्हीकल या जिसको भी इंजरीज़ आती हैं तो उसको जो है एंटाइटल्ड टू अ कैशलेस ट्रीटमेंट अंडर द स्कीम। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि सिंपल, ये तो कॉमन सेंस है, अगर पेपर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है कि उसको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ट्रीटमेंट कवर शैल बी एप्लीकेबल टू एनी विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर नेशनैलिटी। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आया है, बाय चांस अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ट्रीटमेंट उसके लिए भी जो है अवेलेबल है। ठीक है, ये नेशनैलिटी जो है उसको वो नहीं करेगा कि इंडियन पहले पूछेंगे आपको इंडियन हो या फॉरेनर हो, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट सबको मिलेगा जिसका भी एक्सीडेंट अगर इंडिया में होता है। देन इसमें क्या है कि जो कितने तक का ट्रीटमेंट उसको मिल सकता है, मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 पर एक्सीडेंट पर पर्सन। एक पर्सन को 1.5 लाख तक मिल सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days फॉर द डेट ऑफ एक्सीडेंट। 7 दिन तक अगर वो हॉस्पिटल में रहता है, जो भी उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट है अप टू 1.5 लाख तक, तो वो गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस द विक्टिम ऑफ द रोड एक्सीडेंट इज द बेनिफिशियरी ऑफ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द यूटी scheme for providing similar benefits, the treatment under the scheme shall be exhausted prior to other schemes. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपने आयुष्मान भारत में भी एनरोल करवाया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है गवर्नमेंट अब वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में, या फिर जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे भी आयुष्मान भारत का कार्ड चलता है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे कैशलेस ट्रीटमेंट, कैशलेस स्कीम के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, किसी पर्सन, लेट अस सपोज एक पर्सन है जेड, उनका हो जाता है एक्सीडेंट, ठीक है? तो वो चले जाते हैं हॉस्पिटल में। तो कौन सी स्कीम के तहत उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलेगा? वो होगा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ठीक है? कितने तक? 1.5 लाख तक, अप टू 7 days तक। जब ये खत्म होगा, फिर उनका आयुष्मान कार्ड जो अदर, जो भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होगी, उसके अंडर उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। पहले आपको वो आयुष्मान कार्ड या जो भी है अदर स्कीम जिसमें आपने एनरोल किया गया है, उसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। पहले आपको इसके अंडर मिलेगा, देन उसके बाद जाके आप, अगर आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा है या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद आप जो है वो दूसरा कार्ड, अपना अदर स्कीम वाला कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट जो है, those victims whose first hospitalization takes place after the lapse of 24 hours from the time of accident shall not be considered eligible under the scheme. However, the victim shall be free to avail the treatment under other applicable schemes programs as per their respective eligibility criteria. इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सपोज आप 24 घंटे हो गए आपके एक्सीडेंट को हुए, आप उसके बाद हॉस्पिटल जा रहे हो, तब ये स्कीम जो है वो वैलिड नहीं है। तब आप दूसरे अपनी जो भी आपने अदर स्कीम्स में अगर एनरोल किया है, तब आप उनको यूज़ कर सकते हो। इस स्कीम में ये होगा कि विदिन 24 आवर्स जो है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है? तो दीज़ आर सम वेरी इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्कीम। तो ये आपको जो है याद रखने हैं। ये याद रखना कितना अ, अमाउंट मिलेगा और कितने डेज़ तक मिलेगा, फिर इस स्कीम को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, देन अदर स्कीम्स, और 24 आवर्स के पहले-पहले यू हैव टू एडमिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल। नाउ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स कौन-कौन से हैं? कोई भी एम्पैनल्ड द ट्रीटमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू जो भी हॉस्पिटल्स जिनको स्पेसिफिकली इन ट्रीटमेंट्स के लिए बोला गया होगा, ठीक है? हाउएवर जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाले हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड है, वो भी इसके अंदर ही रहेंगे, ठीक है? और इनकी जो गाइडलाइंस है, इन हॉस्पिटल्स की गाइडलाइंस कौन सेट करेगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। प्लीज़ ये ध्यान में रखना कि जो भी हॉस्पिटल्स की गाइडलाइंस, जो भी उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी होगी, वो कौन करेगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके। नाउ जो है अगेन एक आईटी प्लेटफ़ॉर्म भी इसके लिए बनाया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड्स रहें कि पर्सन जो है पहले अगर इसका एक्सीडेंट हुआ था या कोई भी केस हुआ होगा, या कौन-सी अदर स्कीम्स में जो है ये पर्सन इन्वॉल्व्ड है, मतलब कौन-सी उन्होंने ली हुई है, तो वो भी एक आईटी प्लेटफ़ॉर्म रहेगा जो कौन बनाएगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, इसके लिए एक फंड भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है? सेक्शन 164 बी ऑफ द एक्ट, ऑल्दो दीज़ एक्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ना ही इनकी सेक्शंस इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। एक मोटर व्हीकल फंड जो है वो बनाया गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम्स, ठीक है? इसमें 3 फंड्स हैं, लेकिन जो इस स्कीम में जो फंड्स यूज़ होंगे वो 2 ही रहेंगे, तो वो आप देख लेना, ठीक है?
3 फंड्स हैं अंडर दिस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया है। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 सब फंड्स बनाए गए हैं। उसमें से 2 फंड्स जो हैं, उनका पैसा जो है वो स्कीम के लिए यूज़ होगा। ये आप रीड कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के से देखें अगर, ये आ गया कुछ डेटा वगैरह, ये आप रीड कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है, तो ये डेटा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। देन अभी तक हमने क्या-क्या मेजर्स लिए हैं, जैसे कि अमेंडमेंट टू द मोटर व्हीकल एक्ट कि हमने पेनल्टीज़ को स्ट्रिक्टर किया है, जो फाइन्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया गया है ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सेफ्टी रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, लाइसेंस के साथ ड्राइव करें। फिर अवेयरनेस कैम्पेन्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, ताकि हम सेफ ड्राइविंग हैबिट्स और ट्रैफिक रूल्स का कंप्लायंस को प्रमोट कर सकें। देन एक पॉलिसी लाई गई है नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी जो अवेयरनेस जो प्रमोट करती है अवेयरनेस कैंपेन्स, एनफोर्समेंट एंड सेफर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट्स आप मेंस में लिख सकते हो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओके ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर द रोड सेफ्टी 2021-2030। सबसे पहले जो डेकेड ऑफ रोड सेफ्टी है दैट इज 2021-2030। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूजुअली एसएससी के जो पेपर्स होते हैं या जो स्टेट पीएससी के होते हैं उन पेपर में जो है ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं वन लाइनर में कि बताओ रोड सेफ्टी वाला डेकेड कौन सा है। फिर ये जो है ये डेवलप्ड ये किसने यूजुअली किसने डेवलप करा था? ये डब्ल्यूएचओ के साथ यूएन के रीजनल कमीशंस जो थे, उन्होंने गाइड करा था कि जो ग्लोबल रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जाए, ठीक है? एक डेकेड लॉन्च किया जाए जहाँ पे हम क्या-क्या करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यही 50% रिडक्शन करना है रोड डेथ्स और इंजरीज़ को बाय 2030। तो ये किसके साथ अलाइन करता है विद द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड द सेफ सिस्टम अप्रोच, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी मेन में आप लोग रोड सेफ्टी के बारे में लिख सकते हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होता है। अगर कोई यहाँ पे अभी पढ़ रहा होगा ना, वो ये वाला डेटा भी लिख लेगा, फिर वो कोई और वीडियो देखेगा, कोई और लेक्चर देखेगा, मेरा ही कोई और लेक्चर देखेगा, वहाँ पे अलग डेटा होगा, ठीक है? यूजुअली मैं मेरी कोशिश यही होती है कि सेम डेटा आई विल रिपीट सो दैट आप लोग एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ें और आपको वो चीज़ याद हो जाए। जैसे अभी आपने ये पढ़ लिया, तो इसको ही याद रखो। आई एम नॉट सेइंग अगर आप कोई भी सोर्स से पढ़ रहे हो, तो आप उसी चीज़ को याद रखो। डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज़ ना। ये फोमो जो आप लोगों में होता है कि हाँ, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। अगर आप ऐसे-ऐसे करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है? एक चीज़ को पढ़ो, बार-बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी एंड यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर इन द मेन्स। मेन्स की गेम ही ये है कि आपके पास अच्छे पॉइंटर्स होने चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास स्कीम्स होनी चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है, ये मैंने एक ही पेज में समराइज़ कर दिया है और इसको ही एक ही पेज को दीवार के सामने मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ओनली जितना भी मेंस का है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो थोड़ा-थोड़ा पॉइंटर्स बना लो उसके। ये नहीं कि आज एक सोर्स से पढ़ रहे हो, कल दूसरे से, फिर तीसरे से, तो दिस विल नॉट हेल्प यू। ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अंजी खाद ब्रिज। रिसेंटली इंडियन रेलवेज़ ने जो है अनवेल्ड किया ये मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग अचीवमेंट विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिज जो इंडिया का जो है सबसे पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, ठीक है? ये केबल्स देख सकते हो आप ये यहाँ पे। देखो इनके वज़न से जो है ये पूरा ब्रिज जो है बैलेंस किया गया है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है फॉर द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सबसे पहले ये किसने बनाया? ये कोंकण रेलवेज़ ने बनाया और इंडिया का सबसे पहला जो है ये केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है? ये तो लोग याद रख लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर है बट डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? अब जो है ये 473 मीटर्स अक्रॉस अंजी रिवर व्हिच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। अगेन रिवर्स के जो क्वेश्चन्स रहते हैं, मे बी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि बताओ यहाँ पे उनकी ट्रिब्यूटरीज दे दे और यहाँ पे एक रिवर का नाम दे दे किसी भी रिवर का। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स दी रहती हैं। तो ये याद रखना कि जो अंजी रिवर है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। एंड दिस ब्रिज इज़ अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है? तो इसका ये पार्ट है। अगेन देन जो सिंगल पाइलम है वो 331 मीटर्स और 96 केबल्स जो हैं वो एक डेक को सपोर्ट करती हैं। जिससे कनेक्टिविटी जो है वो कश्मीर के साथ जो है वो इम्प्रूव कर रही है। देन इट स्टैंड्स 331 मीटर अबव द रिवर, ठीक है? मेकिंग इट द इंडियाज़ सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आफ्टर द चिनाब ब्रिज। जो एक चिनाब पे ब्रिज बना है उससे जो है ये थोड़ा-सा थोड़ी-सी हाइट इसकी कम है। तो इसीलिए ये जो सेकंड है, सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है आफ्टर द चिनाब ब्रिज, ठीक है? ओके, देन दिस इज़ इट। नेक्स्ट टॉपिक हम
अब जो डिस्कस करेंगे दैट इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की व्हाई इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज़ यूएस के प्रेसिडेंट ने अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने बैन किया डिजिटल डॉलर को दैट इज द यूएसए की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। वो क्यों किया, कैसे किया वो हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। हमें ये देखना है कि डिजिटल करेंसी जो है वो क्या होती है, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, तो इस पे हम फोकस करेंगे। इंडिया की डिजिटल करेंसी क्या है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल करेंसी होती क्या है? ये एक ऐसी मनी है जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर्म। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं, पैस कैश देते हैं, बदले में हमें जो है हम अपनी गुड्स ले लेते हैं। सिंपली आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ट्रांसफर कर पाओगे इस तरीके से, आपके फ़ोन का वॉलेट होगा, उसमें इस तरीके से आपकी डिजिटल करेंसी जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है? ये रहती है हमारी डिजिटल करेंसी। सेम यूज़ ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो सिंपल ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, दैट्स इट। उसके मतलब हमारी फिएट करेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दैट इज़ अवर डिजिटल करेंसी। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल करेंसी? सबसे पहले आ जाता है इसमें क्रिप्टो करेंसी। देखो, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी है जो ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है, इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ठीक है? उसके बाद आप वॉलेट होगा कोई, उसमें आप क्रिप्टोस खरीद सकते हो, बेच सकते हो या अपने पास रख सकते हो। एंड इट इज अनलाइक द रेगुलर मनी, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। ठीक है? अगर इस पे लोगों को लॉसेस हो जाते हैं या कोई इसकी वजह से बैंकरप्ट हो जाता है, यू कांट क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट और द बैंक्स, क्योंकि इसका जो सोर्स है ट्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इतने ज्यादा जो है इसमें वो रहती है, टेक्नोलॉजी रहती है, जिसकी वजह से इनको ट्रैक कर पाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है? इट इज लाइक अ सिक्योर डिजिटल लेजर दैट कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। नाउ ये फिजिकल फॉर्म नहीं है इसका, फिजिकल फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, देन डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सिंगल कंपनी या गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती है, इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। देन सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट है, यस, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस है वो हर एक ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड रहती है और इनको फेक करना या इनको हैक करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, आपको वहाँ पे लाइन्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछ सकते हैं कि बताओ ये फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, अगेन इट इज रॉन्ग। देन डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है, ठीक है, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो ये चीजें आपको, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही बेसिक कंसेप्ट को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्जाम में जो है मुश्किल रहती है। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? इसको ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन ये आगे एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम एंड द डॉज कॉइन। ठीक है? नाउ दिस इज नेक्स्ट इज द सीबीसीबी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक लॉन्च करेगा। जैसे हमने क्रिप्टो में देखा कि इसका कोई भी गवर्नमेंट, सिंगल कंपनी या गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती है, बट इसको जो है सेंट्रल बैंक ओन करता है। इट इज अ डिजिटल कैश इशूड बाय द कंट्री सेंट्रल बैंक। जैसे हमारी कंट्री जो है करेंसी प्रिंट करती है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट करेंसी, आप सिर्फ डिजिटल फॉर्म में करेंसी को जो है उसमें भी रिलीज कर सकते हो। ठीक है? लेकिन बैकिंग किसकी होगी? आरबीआई की। यूएसए में होगी तो यूएस फेडरल बैंक की। Now, unlike the cryptocurrencies, they are official government backed and just in a digital form. Similar currency जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बस उसका डिजिटल फॉर्म में इसको यूज करते हैं। Now, how it is different from the regular money? Again, this is very important कि digital only. You can't hold it in your hands. मतलब ये physical form में exist नहीं करेगी. Issued by the government, unlike the Bitcoin, which is decentralized, these are controlled by the central bank. इसमें this is centralized. कि यहाँ पे हमें पता है कि किसने इसको रिलीज किया है या किसके अंडर में ये आ रही है। लाइक यूपीआई बैंक एप्स बट मोर सिक्योर, मतलब सिमिलर टू दैट बट सिक्योर ज्यादा है, सिमिलर टू पेइंग बाय यूपीआई और द फोन पे। इट इज अ डायरेक्ट डिजिटल मनी एंड नॉट जस्ट अ बैंक बैलेंस। देखो, गूगल पे में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन ही करते हैं ना, वहां से ट्रांजेक्शन होती है, मैंने शॉपकीपर को पे करने, मैंने उसका स्कैन किया, अपने मेरे बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। एक मेरा जो बैंक जो बैलेंस था उसमें डिजिट्स कम हो जाते हैं, डिजिट्स में रहता है ना वो, आपको वहाँ करेंसी थोड़ा दिखती है जिस जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उससे थोड़ी सी अलग है। ठीक है? और बेटर है। नाउ वी हैव, ओके, व्हाई कंट्रीज आर मेकिंग सेंट्रल, हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि इवन सेंडिंग मनी कुड बी इंस्टेंट, इट विल बिकम इजी टू ट्रांसफर द मनी। फेक मनी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, है ना, क्योंकि फेक मनी का इशू रहता है, काउंटरफीट मनी जो है, जैसे हम देखते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग में ये यूज करते हैं टेररिज्म के लिए, ये
फेक मनी यूज करते हैं, तो उसको भी काउंटर करेगी ये। एंड बेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, जब सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन रहेंगी, सबको पता होगा पैसा कितना यहाँ से वहां जा रहा है, तो एक टैक्स ब्रैकेट भी जो है वो थोड़ा इंप्रूव होगा, और लोग जो टैक्स से चोरी करते हैं वो बच जाएंगे, और ब्लैक मनी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज प्रेफरिंग द सीबीडीसीज। ठीक है। अब ये इसकी एग्जांपल है, जैसे कि चाइना ने डिजिटल युआन, आरबीआई का भी है डिजिटल रूपी, देन सैंड डॉलर ऑफ द बहामास। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पहला था, वर्ल्ड्स फर्स्ट सीबीसी, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिजिटल यूरो एंड द डिजिटल डॉलर, ये सब अभी जो सेंट्रल बैंक है इन पे काम कर रहे हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीबीडीसीज, जिसमें सबसे पहले है होलसेल एंड सेकंड इज द रिटेल वन। होलसेल सिमिलर टू वीआईपी डिजिटल करेंसी, कि सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज या गवर्नमेंट ही इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लेना है, या एक बैंक ने दूसरे बैंक को ट्रांसफर करना है, तो वो होलसेल सीबीडीसी को यूज करेंगे। ठीक है। और रिटेल में क्या आता है, ये पब्लिक के यूज के लिए होता है। सिंपली रहती तो गवर्नमेंट बैकिंग ही रहती है, लेकिन जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, आम पब्लिक भी जो है वो इसको यूज कर सकती है थ्रू मोबाइल एप्स हो गए, कार्ड हो गए, या ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू। अब जो रिटेल वाला है, ये भी जो है इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कि इसमें एक होता है टोकन बेस्ड, और दूसरा होता है अकाउंट बेस्ड। ठीक है। टोकन बेस्ड हो गया कि आपने सिंपली जो है एक पासवर्ड डाला, आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांजेक्शन होती है, इट कैन बी एनोनिमस, एंड यू डोंट नीड एन अकाउंट फॉर दिस, जस्ट लाइक अ डिजिटल वॉलेट। देखो, मेरी बात सुनो। सपोज एक कोई भी डिजिटल वॉलेट है, आपके पास वहां पे डिजिटल रुपी है, आपने ट्रांसफर कर दिया किसी को भी, बिना उसका अकाउंट नंबर जाने। ठीक है, सिर्फ एक टोकन होगा जो आपके पास भी होगा और उस पर्सन के पास भी होगा, टोकन शेयर करोगे, तो वो ट्रांसफर अमाउंट जो है वो उनको हो जाएगा, विदाउट इवन नोइंग देयर नेम, कि ना ही उनका कोई बैंक अकाउंट है, सिंपली आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो ये उस तरीके से होता है टोकन बेस्ड। ठीक है। अकाउंट बेस्ड क्या रहता है, कि आपको अगर दूसरे पर्सन को डिजिटल करेंसी भेजनी है, तो आपको उसकी उसको पहले बैंक में अकाउंट होना जरूरी होगा, या कहीं भी उसको एक अकाउंट जो है वो खुलवाना पड़ेगा, तभी जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफर होगा। जैसे देखो, इसमें आईडी वेरिफिकेशन है, ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रैक होंगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो है ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि एनोनिमस है, आपको नहीं पता आप किसको पे कर रहे हो, यू जस्ट पे थ्रू अ टोकन। ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। नाउ उसके बाद ये देख लेना। देन है वी हैव स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स पे पूरा मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डाला है, आप वो देख सकते हो। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी ही रहती है, बट इसका एक क्या है कि ये जो इसकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसीज की तरह ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। जैसे हमने देखा था, बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप कर गया, फिर वो अब इतना ज्यादा गिर गया हुआ है कि लोगों के पास इतने महंगे महंगे बिटकॉइन पड़े हुए हैं, लेकिन अब वो लॉसेस में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसीलिए जो है उनके ऑल्टरनेटिव में स्टेबल कॉइन्स को जो है वो लाया गया था। और ये स्टेबल कॉइन्स जो हैं, दे आर बीइंग पेग्ड टू द यूएस डॉलर या गोल्ड, मतलब इनको बैकिंग रहती है, कि जैसे कि एक स्टेबल कॉइन इज इक्वल्स टू $1, $1। तो सिमिलरली क्या होगा, कि अगर किसी को ट्रेड करना है, या आपने स्टेबल कॉइन वापस करके अपना पैसा निकालना है, तो उनके लिए स्टेबल रहता है, मतलब वैल्यू जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, क्योंकि डॉलर की वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, तो इसीलिए डॉलर के साथ बैकिंग की है, गोल्ड के साथ की है। गोल्ड इज ऑल्सो वेरी मच लेस फ्लक्चुएटिंग, तो इसीलिए। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि वॉलेटिलिटी को कम करना है, फास्ट एंड चीप ट्रांसफर्स, ट्रेडिंग एंड सेविंग। इसका पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने दिया, आप वो देख सकते हो, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिंपल जो जितना यहाँ के लिए चाहिए था मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद इंडिया में भी जो है एक डिजिटल रुपीज जो है ये लाने की बात की गई थी, कि ये भी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फियाट करेंसी है, विच इज इशूड एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। अभी जो है करंटली इन द पायलट मोड है विद द 15 बैंक्स सिंस दिसंबर 2022। ठीक है, इस पे जो है वो काम चल रहा है, अभी सून ये भी लॉन्च करेंगे। देन simply we can say it is a tokenized digital version of the Indian rupees which is issued by the RBI, and it was हाँ प्रपोज किया गया था 2017 में, लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 2022 में। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड इट ऑल्सो यूजेस द ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये चीज जो है वो काम कर रही है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। Now, like banknotes, it will be uniquely identifiable and regulated by the central bank. Liability obviously lies with the RBI. Plans includes इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की ये वो करेंगे, एक्सेसिबिलिटी रहेगी। फिर इसमें होलसेल भी ये लॉन्च करेंगे। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटल, हाँ इससे क्या होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट जो है जो इतनी रहती थी ये कम हो जाएगी, क्योंकि सिंपली यू हैव टू ट्रांसफर द मनी, यू नीड नॉट टू प्रिंट द मनी, जिससे इतना जो कॉस्ट रहती थी उसको टैकल करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी।
डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग डिजिटाइज डिजिटाइज डिजिटाइज, तो सून जो है यूपीएससी इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, और अभी एक जो है ये माइटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है रिलीज किया था इस पे, कि एस्टिमेशन एंड द मेजरमेंट कि कितना जो है इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी कितने पैरामीटर्स पे चल रहा है, इसका ओवरव्यू दिया था कि कितना हम लोग डिजिटाइज जो है वो हो गए हैं। तो उसपे एक स्टडी पब्लिश की गई थी। नाउ ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो यू नीड टू हैव सम डेटा रिगार्डिंग दैट। ठीक है? तो जितना इम्पोर्टेंट डेटा जो था वो मैंने इसमें कंपाइल किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट एंड जस्ट रीड इट। जैसे इसमें है कि स्टडी हैज बीन डन बाय द, किसने की है ये स्टडी, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। देन इट इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क बाय द ओईसीडी एंड द एडीपी ADB. India will be among the first developing countries to have used the OECD framework to estimate the size of its digital economy. The study goes beyond this approach to include the digital share of traditional industries like trade, banking, financial services. देखो, ये चीज प्रीलिम्स में पूछना इज वेरी, मतलब बहुत लेस चांसेस है कि वो आपको ये चीज पूछेंगे। ठीक है, हमने भी, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। इम्पोर्टेंट ये था कि अगर डिजिटल इकोनॉमी पे पूरा एक रिसर्च किया गया है और इकोनॉमी जो है डिजिटाइज धीरे धीरे हो रही है, इवन द वर्ल्ड इज पूरा डिजिटल जा रहा है, तो उसके रिलेटेड जो है ये मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डेटा इस पे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, पूरा इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है बीइंग गेटिंग डिजिटाइज्ड, तो उस पे एक वीडियो आपको आई विल गिव। इसमें आप जो है सिर्फ ये इतना जो डेटा वगैरह है इसको देख लीजिए कि डिजिटल इकोनॉमी मीन्स कि आपकी हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे चलती हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल देखो, ई कॉमर्स, बाइंग सेलिंग, सब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, सब इनसे जो है आजकल शॉपिंग करते हैं घर बैठ के। डिजिटल पेमेंट्स दुकानों पे, इवन मैंने देखा है रेडियो पे भी जो है आजकल वो उन्होंने वो लगाए होते हैं पेटीएम वाले, वो जो स्कैनर्स होते हैं। देन क्लाउड कंप्यूटिंग, देन फ्रीलांसिंग हो गया, स्विगी, अपवर्क, डिलीवरी, उबर वगैरह। देन एआई चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोस, ट्रेडिंग इसमें हो रही है, स्टॉक मार्केट छोड़ के लोग क्रिप्टोस की तरफ जा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज बीइंग डिजिटाइज्ड, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स। अगर आप ये लिखो तो इसका अच्छे से थोड़ा फ्लो चार्ट बना के अगर आप अपने मेंस के एग्जाम में इसको लिखो तो ऑब्वियसली दिस विल गिव यू मार्क्स। नाउ इंडिया के डिजिटल, अगर हम ये थोड़ा सा डेटा देख दें कि थर्ड लार्जेस्ट डिजिटाइज्ड कंट्री है एज पर दिस रिपोर्ट। देन G20 में हम 12th रैंक पे जो है वो हम हमारी प्लेसिंग है। ऑल्सो इट कंट्रीब्यूट्स 11.74 ऑफ द नेशनल इनकम, मतलब लगा लो $, 402 बिलियन। ऑल्सो इट अकाउंटेड फॉर 14.67 मिलियन वर्कर्स और 2.5% ऑफ द वर्कफोर्स कितना है इसमें। इट इज लाइकली टू राइज, इसका शेयर जो है वो इतना राइज करेगा, और एग्रीकल्चर से भी जो है ज्यादा हो जाएगा। देन प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इन दिस इज 5 टाइम्स हायर, मतलब प्रोडक्टिविटी भी इसमें बहुत ज्यादा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा ना, तो ये डेटा लर्न कर लो, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट दिस, इसी से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक्स। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।